तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे बोलीविया के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अच्छा, तो आपको पता है ना, अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3 देशों की यात्रा पर है। कौन कौन से? क्रोएशिया, बोलीविया और चिली। तो इस यात्रा के दूसरे चरण में वो बोलीविया पहुंच गए हैं और वहां पर उन्हें बोलीविया के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा गुरुजी, सम्मान का नाम क्या है? कॉन्डोर डे लॉस एंडीज एन एल ग्रेडो डी ग्रॉन कॉलर। और इसी के साथ भारत और बोलीविया के बीच में 8 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बोलीविया की यात्रा करने वाले ये भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, रामनाथ कोविंद जी। अच्छा देखो, मैंने क्या कहा, ये 3 देशों की यात्रा पर है और दूसरे चरण में बोलीविया पहुंचे हैं, यानी कि पहले चरण में ये कहां पहुंचे थे? क्रोएशिया। और वहां पर भी इन्हें क्रोएशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। याद आ रहा है? अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 फरवरी को साउथ कोरिया की यात्रा पर गए थे ना, तो वहां पर उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ऑप्शन सी क्या है? सुषमा स्वराज। ये फरवरी में स्पेन की यात्रा पर जब गई थी तो वहां पे इन्हें स्पेन के ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया था, बताया था मैंने आपको। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है? फ्रेंकोइज लेबोर्डे। तो ये पश्चिम बंगाल के पादरी हैं और फरवरी में ही इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम क्या है सम्मान का? लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से याद रखना, बोलीविया का सर्वोच्च राज्य सम्मान किसको मिला? रामनाथ कोविंद जी को। अच्छा, अब बात हुई है बोलीविया की, तो ये रहा बोलीविया। कैपिटल क्या है? सक्रे। करेंसी क्या है? बोलीविया बोलीवियानो। और प्रेसिडेंट कौन है? एवो मोरालेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी कहां पे फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। तो एनटीपीसी विशाखापत्तनम में, एनटीपीसी सिमहाद्री में अपने जल संग्रहण जलाशय, यानी कि जो उसका वाटर स्टोरेज है ना, उसमें 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट इंस्टॉल करेगा। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहां पर है, तो फिर आंसर क्या दोगे? चाइना में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2018 में 2-3 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, क्योंकि ये बना था दिसंबर 2017 में। अच्छा ठीक है गुरुजी, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट तो चाइना में है, पर अगर बात करें भारत की, यानी कि भारत में फ्लोटिंग तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर है, तो फिर आंसर क्या होगा गुरुजी? तो फिर आंसर होगा केरल के वायनाड में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है। और अब एनटीपीसी विशाखापत्तनम में इंस्टॉल करेगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अच्छा, विशाखापत्तनम मैंने बोला, तो विशाखापत्तनम से कुछ याद आया? तो बताओ, ऑस इंडेक्स, AUSINDEX नेवल एक्सरसाइज, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित होगी। कहां पे आयोजित होगी? कल ही बताया था, विशाखापत्तनम के तट पर 2 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। अच्छा, एनटीपीसी की बात हुई है तो एनटीपीसी के बारे में जान लो। स्थापना हुई थी 1975 को। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क उपयोग करने वाला दुनिया का पहला जिला कौन सा बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शंघाई, चाइना। तो चाइना के शंघाई डिस्ट्रिक्ट में 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग शुरू हो चुका है और इस तरह से वो दुनिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है ये शुरू करने वाला। अच्छा, 5G की स्पीड आपको पता होगी ना, जो अभी 4G आप यूज करते हो उसकी तुलना में तो 10 से 100 गुना तक होती है। अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है ना, फटाक से हो जाएगा। बात हुई है चाइना की, तो ये रहा चाइना। कैपिटल क्या है? बीजिंग है। अच्छा, बीजिंग से मुझे याद आया, एसबीआई क्लर्क 2018 में पूछा गया था, AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा बीजिंग में। अच्छा गुरुजी, AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा, जो भारत और चाइना की जो बॉर्डर रेखा है ना, उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। अच्छा, आपसे आज मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताओगे? तो बताओ, किस देश ने दुनिया की पहली महिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक न्यूज एंकर रोबोट लॉन्च किया था? तो अभी फरवरी में ही बताया था, आंसर होगा चाइना। ये तो महिला न्यूज एंकर की बात हो गई, ये पुरुष न्यूज एंकर रोबोट भी लॉन्च कर चुका है नवंबर 2018 में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां
खेल साहित्य उत्सव शुरू हुआ है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। तो 30 मार्च को 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव, जिसका नाम क्या रखा है, प्ले राइट 2019, तो ये शुरू हो गया है चंडीगढ़ में। एक्चुअल में इस खेल साहित्य उत्सव का उद्देश्य क्या है, मतलब देश में सभी प्रकार के खेलों के बारे में युवाओं को जागरूक करना, उनको जागरूकता पैदा करना हर खेल के बारे में। और इस प्ले राइट 2019 खेल साहित्य उत्सव में टेनिस से लेकर कबड्डी तक सभी तरह के खिलाड़ियों की भागीदारी इसमें देखी जाएगी। तो 30 मार्च को शुरू हो गया प्ले राइट 2019 खेल साहित्य उत्सव। कहां पे? चंडीगढ़ में। याद रखना, चंडीगढ़ जो है ना आपकी हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2020 के पेरिस पुस्तक मेले, पेरिस बुक फेयर में अतिथि देश, इंग्लिश में बोलेंगे तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत को। यानी कि जो 2020 में जो पेरिस पुस्तक मेला होगा ना, उसमें भारत होगा अतिथि देश, इंग्लिश में बोलेंगे तो गेस्ट ऑफ ऑनर। अच्छा देखो, इसके अलावा एक और न्यूज है कि 2022 में नई दिल्ली में जो वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला होगा, उसमें अतिथि देश कौन सा होगा? तो याद रखना, पेरिस होगा। मतलब उल्टा सुल्टा है, वाइसे वर्सा है। ध्यान से सुनो फिर से, 2020 के पेरिस पुस्तक मेले में हम गेस्ट होंगे, और वहीं पे 2022 में जो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला होगा, उसमें पेरिस गेस्ट होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 2019 का वर्ल्ड बुक फेयर विश्व पुस्तक मेला 2019 अभी जो जनवरी में आयोजित हुआ था, कहां पे आयोजित हुआ था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर यानी कि अतिथि देश जिसे बोलते हैं, वो कौन था? तो यूनाइटेड अरब अमीरात का शारजाह सिटी था। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है, 2020 के पेरिस पुस्तक मेले में गेस्ट कंट्री होगा भारत। अच्छा, पेरिस से मुझे याद आया, तो आप मुझे बताओ कि 2024 के ओलंपिक कहां पे होंगे? अब तो आप बता ही दोगे, पेरिस में होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, न्यूज तो एग्जैक्टली याद नहीं रही, लेकिन इतना याद रह गया कि पेरिस में होंगे 2024 के ओलंपिक। चलो आप मुझे बता दो फिर 2020 के ओलंपिक कहां पे होंगे? टोक्यो जापान में होंगे गुरुजी, ये तो सबको याद है। अच्छा देखो, बात हुई है पेरिस की, जो कि कैपिटल है फ्रांस की, तो ये रहा फ्रांस, कैपिटल है पेरिस। और पेरिस से मुझे याद आया, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है। करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एनजोरी नामक पहल की शुरुआत की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम ने। तो अभी हाल ही में असम के मुख्य चुनाव आयुक्त मुकेश साहू ने गुवाहाटी में एनजोरी नामक पहल की शुरुआत की है। अच्छा, ये एनजोरी पहल है क्या? तो दिव्यांग मतदाताओं के चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शुरू की है ये एनजोरी पहल, ताकि मतदान में ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजन पार्टिसिपेट कर सकें। एक्चुअली इस एनजोरी पहल में होगा क्या, जो दिव्यांगजन मतदाता है ना, यानी कि जो नेत्रहीन पुरुष हैं, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, वो ब्रेल सिस्टम के बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा। ब्रेल सिस्टम समझते हो ना, वो लोग जो देख नहीं सकते, नेत्रहीन लोग जो होते हैं ना, वो छू करके उभरे हुए अक्षरों को पढ़ लेते हैं, उसे कहते हैं ब्रेल टेक्निक। अच्छा, फिर ब्रेल टेक्निक से मुझे याद आया, आप मुझे बता दो ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी अपन मना चुके हैं इसको और ये इंपॉर्टेंट है, अब आप ही मुझे बताओगे। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं। जनवरी में अपन ने मनाया था, ये मैंने आपको बता दिया। डेट आप मुझे बता दो। चलो डेट की भी हिंट ले लो आप तो। कैंसर डे, जिस दिन अपन मनाते हैं उसी दिन इसको मनाया जाता है। अब तो बता दो, कैंसर डे की तो ट्रिक भी बताई थी, चीर फाड़, याद आ गया? 4 तारीख को, 4 जनवरी को मनाते हैं ब्रेल दिवस। अच्छा देखो, एनजोरी पहल के अलावा असम से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं। अभी असम सरकार ने महिला मतदाताओं की संख्याओं को बढ़ाने के लिए महिला मतदाता रैलियां भी शुरू की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वोटिंग यानी कि मतदान को लेकर जागरूक बने और वोट डालने आए। अच्छा, बात हो रही है असम की, तो ये रहा असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। अभी याद रखना, प्रोफेसर जगदीश मुखी से आपको कुछ याद आया होगा, मिजोरम के गवर्नर का पद अभी खाली हो गया था ना, तो उसके पद का अतिरिक्त भार किसके पास आ गया था? जगदीश मुखी के पास। एडिशनल चार्जेस इनके पास आ गए। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क कई बार पूछा जाता है कहां पर है, असम में है। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। याद रखना, मानस नेशनल पार्क वो भी आसाम का, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, तो एक प्रश्न आया था, भारत का सबसे पुराना तेल यानी कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो फिर आंसर क्या दोगे? आसाम है। अच्छा, याद रखना, देश की तीसरी ट्रांसजेंडर जज, या फिर मैं बोल दूं नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली ट्रांसजेंडर जज कहां से है? आसाम से ही है। नाम बता सकते हो क्या आप में से कोई मुझे उसका?
तो आंसर होगा स्वाति विधान बरुआ। आपको पता होना चाहिए, कई बार बताया है। अच्छा, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है? तो आंसर होगा बोगीबील रेल रोड पुल। कौन सा है? बोगीबील। नाम याद रखना। इसकी लंबाई कितनी है? सबसे लंबा होगा तो लंबाई भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में लंबाई पूछी जा चुकी है। 4.94 किलोमीटर, जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का कौन सा राज्य है इंडिया में? चाय का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा चाय कहां पे प्रोड्यूस होती है? तो फिर आंसर होगा असम में ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम द्वारा किसे देश में सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ यानी कि बेस्ट स्पोर्ट्स फेडरेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एनआरएआई। अच्छा, एनआरएआई मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और एसोचैम मतलब एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी हाल ही में एसोचैम द्वारा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को देश में सर्वश्रेष्ठ खेल महासंघ, इंग्लिश में क्या बोला, बेस्ट स्पोर्ट फेडरेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, एनआरएआई मतलब क्या बताया? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। एक्चुअली इसे बनाया क्यों गया था? भारत में शूटिंग जो खेल है ना, उसको बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? रणिंदर सिंह है। अच्छा, एसोचैम को भी देख लो, फुल फॉर्म क्या बताई? एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1921 में। हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है, और प्रेसिडेंट है बालकृष्ण गोयनका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रीता मोरेनो को। तो अनुभवी अभिनेत्री कौन? रीता मोरेनो को मई 2019 का पी बॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं, ये जो पी बॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड है ना, ये ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके काम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट ने एक अमिट छाप छोड़ी हो। अच्छा देखो, यहां पे ऑप्शन ए क्या है? अमर्त्य सेन, कल ही पढ़ाया था, इन्हें मिला था क्या? बोडले पुरस्कार। ऑप्शन सी क्या है? मार्सेली ग्लीसर, तो इनको क्या पुरस्कार मिला था? टेम्पल्टन पुरस्कार मिला था। और ऑप्शन डी क्या है? करेन उहलेनबेक, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। ये सब अभी मार्च में पढ़े थे, 2-4 दिन के अंदर, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा कहां पर खोजी गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इजराइल में। तो अभी हाल ही में इजराइल में मृत सागर यानी कि डेड सी के पास दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई है, और उस गुफा का नाम क्या है? मालहम गुफा। क्या नाम है? मालहम गुफा। और ये लगभग 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। अच्छा, आपको बता दूं, इससे पहले दुनिया के सबसे लंबी नमक की गुफा का जो रिकॉर्ड है ना, वो ईरान के पास था, ईरान की N3 गुफा के नाम पर। अब इजराइल की मालहम गुफा नमक की सबसे लंबी गुफा बन गई है, इसके पास ये रिकॉर्ड आ गया है। अच्छा देखो, इसके अलावा याद रखना, माउंट सोडोम इजराइल का सबसे लंबा पहाड़ है, और मालहम गुफा इसी में से गुजरती है। तो अब ये जो स्टैटिक प्रश्न है ना, माउंट सोडोम जो कि इजराइल का सबसे लंबा पहाड़ है, प्रश्न तो स्टैटिक है, पर अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये करंट न्यूज का हिस्सा हो चुका है। तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं आपको क्या याद रखना है मोटा मोटा, तो दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा इजराइल में है, और नाम क्या है? मालहम गुफा। अच्छा देखो, आपको पता है, मैं आपको चीजें लिंक करा करके याद कराता हूं। तो देखो, सबसे लंबी गुफा से मुझे याद आया, अभी भारत की सबसे गहरी शाफ्ट गुफा कहां पे खोजी गई थी? ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? भारत की सबसे गहरी शाफ्ट गुफा कहां पे खोजी गई थी? तो आंसर होगा मेघालय में। शाफ्ट मतलब मैंने बताया था, गहरी, वर्टिकल, लंबवत। ठीक है, अब ये गहरी है तो उसकी हाइट भी मैंने बताई थी 105 मीटर, और नाम क्या था? क्रेम लाडो। याद आया? 22 मार्च को ही बताया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा, नाम क्या है उसका? क्रेमपुरी। इसे 1 साल पहले मेघालय में ही खोजा गया था। अच्छा तो गुरुजी, दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा इजराइल में खोजी गई है। अरे ये इजराइल कहां है? ये रहा इजराइल। कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकिल, प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा देखो, इजराइल से मुझे याद आया, चलो आप ही से क्यों ना पूछ लूं, आप बताओ मुझे, अभी अमेरिका ने गोलान हाइट्स को किसके क्षेत्र के रूप में अनुमति दी थी? तो आंसर होगा इजराइल, जो पहले सीरिया का हिस्सा था। याद आया? 5-6 दिन पहले मैंने आपको समझाया था इसे डिटेल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इंडियन एयरफोर्स के तेजस विमान में बैठे हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। अच्छा, ये मैं आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूं, याद होगा, लीमा 2019, याद आया? ये एक एयर शो है जो मलेशिया में शुरू हुआ और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और अब मलेशिया के प्रधानमंत्री ने हमारे तेजस, जो कि एक फाइटर जेट प्लेन है, उसमें बैठकर इस टॉपिक को और इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो फिर से पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। बात हो रही है लीमा 2019 की। अच्छा गुरुजी, लीमा की फुल फॉर्म फिर से बता दो। लॉन्गकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरो एक्सपो, जो कि 26 मार्च को शुरू हुआ था और 30 मार्च तक मलेशिया में चला था। ये एक एयर शो है, मैंने आपको बताया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, आईएनएस कदमत के बारे में भी मैंने आपको बताया था 27 मार्च के करंट अफेयर्स में कि उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा देखो, तेजस फाइटर जेट में बैठे कौन? मलेशिया के प्रधानमंत्री, ये मैंने अभी आपको बताया। तो तेजस से मुझे याद आया, अभी फरवरी में बेंगलुरु में जब एरो इंडिया 2019 हुआ था ना, एयर एक्सपो, तो इसी तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बनी थी? कोई बता सकता है? कई बार मैंने बताया है, आंसर होगा पीवी सिंधु। अच्छा, बात हुई है मलेशिया की, तो ये रहा मलेशिया। कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियाई रिंगित और किंग अभी नए बने थे तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन? सुल्तान अब्दुल्ला। अच्छा, आप मुझे बताओ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 124वां देश कौन सा बना था? तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है, आंसर होगा मलेशिया। अच्छा, मलेशिया से फिर मुझे याद आया कि अभी मलेशिया जीएसटी को सबसे पहले खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना था, जून 2018 में खत्म करा था। अगर आप जनवरी से मेरे साथ पढ़ रहे हो ना करंट अफेयर्स, तो ये पॉइंट तो आपको रट चुके होंगे, पानी की तरह साफ होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनोहर अजगांवकर को। तो अभी हाल ही में गोवा के पर्यटन व खेल मंत्री कौन? मनोहर अजगांवकर को गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा देखो, गोवा की बात हुई है तो आपको पता होगा अभी गोवा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर पारिकर का निधन हो गया था। अच्छा, अगर आपसे मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि मनोहर पारिकर कितनी बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो फिर आंसर क्या दोगे? 4 बार रह चुके हैं। अच्छा ठीक है, फिर मनोहर पारिकर के बाद हमने देखा नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? प्रमोद सावंत बन गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्रमोद सावंत गोवा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, तो फिर आंसर क्या होगा? 11वें नंबर के। और अब डेप्यूटी सीएम कौन बन गए हैं? मनोहर अजगांवकर बन गए हैं। अच्छा, गोवा की बात चल रही है, ये रहा गोवा, कैपिटल है पणजी। अच्छा, पणजी से मुझे याद आता है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा मांडवी नदी के किनारे। अच्छा, गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा है। और मुख्यमंत्री नए कौन बन गए हैं? प्रमोद सावंत 11वें नंबर के। अच्छा देखो, देश का बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। अच्छा गुरुजी, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। और याद रखना, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो समुद्री तट है ना, उसे क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताओ देश का पहला जीआई स्टोर अभी कहां पे खुला था? आंसर होगा गोवा में, जनवरी में खुला था। और याद रखना, गोवा के पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है, इसके मामले कौन देखता है? बॉम्बे हाईकोर्ट देखता है। मैंने आपको बताया था कि देश में वो राज्य, वो यूनियन टेरिटरी जिनके पास खुद का हाईकोर्ट नहीं है। और इसे अपन ने एक ट्रिक से भी याद किया था ना, ट्रिक क्या थी? पाम पे नाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, अगर आपने ट्रिक नहीं देखी है तो 19 मार्च का आप करंट अफेयर्स देख लेना, वहां हमने ट्रिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मार्था फेरेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनु गुलाटी को। तो अभी हाल ही में मनु गुलाटी को, जो कि दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, कौन? मनु गुलाटी। और इन्हें सबसे होनहार व्यक्ति की कैटेगरी में महिलाओं के सशक्तिकरण, इंग्लिश में बोलेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट में उत्कृष्टता 2019 के लिए मार्था फेरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने लैंगिक समानता, इंग्लिश में बोलेंगे जेंडर इक्विलिटी, और महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए ना, उसके लिए मन्नू गुलाटी को मिला है मार्था फेरेल पुरस्कार। तो नाम याद रखना है मन्नू गुलाटी का। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? लीलाधर जगुड़ी। तो इन्हें मिला था व्यास सम्मान 2018। ऑप्शन सी क्या है? आशीष नंदी। 2019 के हंस किलियन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। ऑप्शन डी क्या है? वेद राही। साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित
कुसुमाग्रज राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिला था। ये अभी मार्च में ये अपन ने पढ़े थे, तो इन्हें भी रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया। तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी 27 मार्च को। आप सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप में से ज्यादातर ने आंसर को डिटेल में लिखा है। डिटेल में लिखने का मतलब है मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज लिखे हैं। मैं आप लोगों को भी बोलता हूं कोशिश करा करो जितना आप उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हो लिखोगे तो वो आप ही को फायदा मिलेगा, उस चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो अब मैं आपको ले चलता हूं पजल के 20 क्वेश्चनों की ओर। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको, देखो आपने नोटिस किया होगा पूरा वीडियो खत्म होने में आया, अभी तक मैंने न तो चैनल का इंट्रो आपको दिया, न कहीं पे लाइक और शेयर आपको बोला, न तो स्टार्टिंग में, न किसी क्वेश्चन के बीच में। इससे मेरा ही नुकसान होता है, लेकिन केवल आपका टाइम वेस्ट न हो इसलिए मैंने ये काम नहीं करा है। तो आप थोड़ी सी ईमानदारी दिखाएं अपनी तरफ से, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है, तो आप इसे ईमानदारी से लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखो आपको वीडियो को लाइक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर इसे लाइक और शेयर करके मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा इससे मनोबल बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे लगेगा यार आप लोगों को काम पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो इस करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखने में मुझे भी मजा आएगा। तो ये रहे आपके पजल के पहले 10 क्वेश्चन। ये रहे अगले 10 क्वेश्चन। जो नए इसे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, सिंपल सा है, वीडियो को पॉज करना, इधर वन लाइनर क्वेश्चन है, इधर इसके आंसर है। बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, उसी तरह से आप सेट करना, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। पहले का आंसर मान लो ए आ गया, दूसरे का बी आ गया, तीसरे का सी आ गया। अब जो भी आपकी कोडिंग बनेगी आपको कैसे पता वो सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा जो मैंने पिन कर रखा है आपके लिए, वहां पे आपको आंसर मिलेगा, वहां से अपने आंसर चेक करना, आपके आंसर सही है तो उसी के रिप्लाई में अपना कमेंट कर देना अपने नाम से, ताकि मुझे पता लगेगा कि कितने लोगों ने इस गेम को खेला है, कितने लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखो रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि इसको मैंने बनाया ही इस तरह से है कि 20 क्वेश्चन को आंसर करने में आपको केवल 20 अल्फाबेट ही लिखने हैं, और आप लिख सकते हो ये। अब जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबा लेना, और आप बस 2-4 दिन कंटिन्यूटी बना करके रहो, 5वें 6ठे दिन आप अपने आप कह दोगे कि गुरुजी मजा आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेग जीके ट्रिक्स।